अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, पेश खिदमत है किस्सा शहजादी याकूत। किसी ज़माने में एक बड़े मुल्क में एक बादशाह रहा करता था। उस बादशाह की सिर्फ एक बेटी थी, बेटा कोई नहीं था। बादशाह अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था। एक बार क्या हुआ कि उसकी बेटी, जिसका नाम याकूत शहजादी था, बहुत बीमार पड़ गई। हजारों हकीमों को दिखाया गया, हजारों दवाएं खिलाई गईं, कोई फायदा न हुआ। याकूत शहजादी बिल्कुल जर्द पड़ गई। कमजोरी इतनी बढ़ी कि बेचारी का उठना बैठना दूभर हो गया। किसी की समझ में ना आता आखिर इतनी प्यारी, इतनी तंदुरुस्त, लालों लाल शहजादी को कौन सा मर्ज हो गया है। एक रोज एक अक्लमंद वजीर ने बादशाह सलामत की खिदमत में अर्ज किया, बादशाह सलामत, जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं कि शहजादी साहिबा का मर्ज एक चीज से दूर हो सकता है। बादशाह ने पूछा, हजारों हकीम और वेद इलाज कर करके थक गए हैं, मेरी बेटी को फायदा नहीं हुआ, वो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। अब ये तुम कौन सा अजूबा लाए हो जो मेरी बच्ची को ठीक कर देगा। वजीर ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर वाला, मैंने सुना है कि जिस किसी का मर्ज ला इलाज हो जाए उसे जादू का आम खिलाया जाए, पल भर में वो भला चंगा हो जाएगा। बादशाह हैरान हुआ तो हुआ, सारे दरबारी मुंह में उंगली दबाकर रह गए। आम और वो भी जादू का, ये भला कहाँ मिलेगा। बादशाह ने कहा, वजीर तुम पागल तो नहीं हो गए, आम और वो भी जादू का कहाँ मिलेगा, जरा ये भी बता दो। वजीर ने डरते डरते कहा, बादशाह सलामत, आपकी सल्तनत में एक मौलवी साहब रहते हैं, वो बहुत गरीब हैं मगर बड़े ही नेक और लोगों की मदद करने वाले इंसान हैं। उनके यहाँ कोई बच्चा नहीं है, बस वो दो मियाँ बीवी हैं और अपना दिल बहलाने के लिए, घर में चहल पहल रखने के लिए उन दोनों ने एक तोता पाल रखा है। ये तोता एक खास नस्ल का है, बिल्कुल आदमियों की तरह बातें करता है। मैंने एक बार सुना था कि एक आदमी बहुत बीमार हो गया था, उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। मौलवी साहब के तोते ने उसके घर वालों को किसी बूटी का नाम बताया था। वो बूटी बड़ी मुश्किल से मिली, मगर जब उसको पीसकर मरीज को पिलाया गया तो वो 2 दिनों में भला चंगा हो गया। अब ये लगता ही नहीं है कि कभी वो इतना बीमार था कि बचने की कोई उम्मीद नहीं रह गई थी। बादशाह ये सुनकर सोच में पड़ गया, क्या हर्ज है अगर मौलवी साहब को भी बुलाकर मशवरा कर लिया जाए। उसने हुक्म दिया, ठीक है, तुम जाओ और मौलवी साहब को बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ मेरे पास लाओ। वजीर फौरन मौलवी साहब के घर पहुंचा। वो दोनों मियाँ बीवी घबरा गए, सीधे साधे लोग थे, गिगियाने लगे। वजीर साहब, क्या हमसे कोई खता हो गई है जो हमें दरबार में बुलाया गया है। वजीर ने उनको तसल्ली दी, इत्मीनान दिलाया, नहीं कोई बात नहीं है मौलवी साहब, बादशाह सलामत ने आपको याकूत शहजादी साहिबा के इलाज के लिए बुलाया है। मगर मैं कोई हकीम तो नहीं। मौलवी साहब ने कहा, हाँ दुआ जरूर कर सकता हूँ। असल बात यह है मौलवी साहब, हमने सुना है आपके पास एक ऐसा तोता है जो बड़े से बड़े मर्ज को दवा बताकर दूर कर देता है। मौलवी साहब अब वाकई डर गए, कहीं ऐसा ना हो बादशाह सलामत उनके तोते को उनसे ले लें। उस तोते को उन दोनों मियाँ बीवी ने बड़े प्यार से पाला था और बच्चों की तरह उसको चाहते थे। उनका उतरा हुआ चेहरा देखकर वजीर ने कहा, आप घबराइए नहीं, आपका तोता आप ही के पास रहेगा। बस आप ये कीजिए, शहजादी का हाल बताकर उससे दवा पूछ लीजिए। मैंने बादशाह सलामत को इत्मीनान दिलाया है, तोते की बताई दवा से शहजादी ठीक हो जाएगी। और अगर ऐसा हो गया तो बादशाह सलामत आपके घर को सोना चांदी और हीरे मोती से भर देंगे। नहीं वजीर साहब, हमें सोना चांदी और हीरे मोती नहीं चाहिए, हमें जो कुछ हमारे परवरदिगार ने दिया है हम उसी में खुश हैं। हीरे मोती लेकर हम क्या करेंगे, ना कोई बाल, ना बच्चा और ना कोई और जिम्मेदारी। हमारे लिए ये दौलत बेकार है। हाँ, अगर शहजादी साहिबा हमारे तोते की बताई दवा से ठीक हो गई तो हम हाजिर हैं। चलिए बादशाह सलामत के दरबार में हमें ले चलें। वजीर मौलवी साहब को बादशाह के दरबार में लेकर आया। बादशाह ने मौलवी साहब को बड़ी इज्जत के साथ अपने बराबर बिठाया और उनसे अपनी परेशानी बताई। हजरत, सारे इलाज कर चुका हूँ, शहजादी याकूत ठीक नहीं होती, खुदा के बाद बस अब आपका सहारा है। सुना है आपका तोता किसी जादू के आम के बारे में बताता है कि अगर वो किसी मरीज को खिला दिया जाए तो चाहे जितना भी खराब हाल हो उसको सेहत मिल जाती है। आप इस बारे में क्या कहते हैं। मौलवी साहब ने कहा, हुजूर आली, मेरी जान भी शहजादी के काम आ जाए तो हाजिर है। मैं अपने तोते से पूछता हूँ और आपको बताता हूँ। मौलवी साहब बादशाह के दरबार से उठकर अपने घर आए। मुल्लानी जी बेचारी बहुत परेशान थीं, बार बार आके दरवाजे पर खड़ी हो जाती। मौलवी साहब को आते देखा तो अल्लाह का शुक्र अदा किया। मौलवी साहब ने उन्हें बताया कि बादशाह ने उनको क्यों बुलाया था, तो वो जल्दी से अपने तोते के पास गईं और उससे पूछा,
मिट्ठू मियाँ, शहजादी याकूत बहुत बीमार है, उसके लिए दवा बताओ। तोता अमरूद खा रहा था, गोल गोल आंखें घुमाकर बोला, शहजादी की दवा कूहे काफ में जादू के पेड़ पर लगे जादुई आम में छुपी है। बादशाह सलामत उस आम को मंगवा कर शहजादी को खिलाएं तो शहजादी चटपट बिस्तर से उठ खड़ी होंगी। मौलवी साहब लाठी टेकते हुए आए और चमकार कर पूछने लगे, मेरे अच्छे मिट्ठू, ये तो बता दो, ये जादुई आम कैसे मिलेगा? कूहे काफ कोई यहाँ तो है नहीं, कोसों दूर है, कौन ला सकेगा जादुई आम? तोते ने कहा, बादशाह सलामत के पास हजारों बहादुर और वफादार आदमी हैं, कोई न कोई उस आम को ले ही आएगा, पता मैं बता दूंगा। ठीक है मिट्ठू मियाँ, तुम पता बताओ। मौलवी साहब ने कहा तो तोता अमरूद खाना छोड़कर दाहिने पंजे से अपना गोल गोल सर खुजाता हुआ बताने लगा, जब मैं अपने माँ बाप के साथ था और मुझे परिंदे पकड़ने वाले ने पकड़ा नहीं था, तो मैं अब्बा तोते और अम्मा तोती के साथ झुंड में शामिल होकर लंबी लंबी उड़ानें भरा करता था। आप जानते हैं, हम तोतों को आम बहुत पसंद हैं। हम सब आमों के बागों की तलाश में उड़ा करते थे। उड़ते उड़ते कूहे काफ की तरफ जा निकले। वहां हमने देखा कि एक आम का बाग ऐसा है जो बिल्कुल सोने की तरह चमकता है। उसके सारे पेड़ दिन के उजाले में देखो तो आंखें चकाचौंध हो जाएं, और रात के अंधेरे में देखो तो उसकी चमक दमक में खो जाएं। हर पेड़ पर सुनहरे रंग के आम होते हैं और डालियों पर सुनहरी रंग की खूबसूरत चिड़ियां फुर फुर उड़ा करती हैं। उन आमों का मजा न पूछिए मौलवी अब्बा, बस ये लगता है हम जन्नत का कोई मेवा खा रहे हैं। उन आमों में ये खासियत है कि चाहे जैसा भी मरीज हो, एक आम खा ले ठीक हो जाएगा। बादशाह सलामत किसी तरह एक आम हासिल कर लें तो शहजादी याकूत की जान बच जाएगी। मौलवी साहब और उनकी बीवी ने आपस में खूब बातें की, खूब सोचा, कोई रास्ता दिखाई ना दिया। उन्होंने तोते से कहा, बादशाह सलामत का कोई आदमी वो आम नहीं ला सकेगा, इसीलिए कि कोई जान भी दे दे तो वहां तक उसका पहुंचना मुश्किल है। हाँ ये तो है, तोते ने टाई से कहा, कोई आदमी तो वहां बस ख्वाब में ही जा सकता है, ऐसे तो नहीं जा सकता, क्योंकि बीच में कई नदियां पड़ती हैं, अनगिनत खौफनाक जंगल पड़ते हैं, और आखिर में जो नदी आती है वो तो इतनी बड़ी और गहरी है और इतनी तेजी के साथ बहती है कि उसका पार करना गोया मौत के मुंह में जाना है। उसमें हजारों घड़ियाल रहते हैं, शार्क मछलियां रहती हैं। भला किसकी जान फालतू है कि उस नदी को पार करने का सोचे? तो मिट्ठू मियाँ, ये रास्ता तुम ही पार कर सकते हो, क्योंकि तुम वहां जा चुके हो। मौलवी साहब बोले, हाँ मैं वहां जा सकता हूँ। तोते ने कहा, क्योंकि मुझे नदी के अंदर नहीं उतरना है, उड़कर नदी को पार करना है। कई रोज का रास्ता है मौलवी अब्बा, मगर मैं जा सकता हूँ। इस बहाने में एक बार फिर जादुई आम का बाग देखूंगा और उसके आमों का मजा लूंगा, मगर इसके लिए आपको मुझे आजाद करना होगा। हाय नहीं, मुल्लानी जी ने सीने पर हाथ रखकर रूहानी आवाज में कहा, अगर तुम आजाद हो गए मिट्ठू बेटे तो फिर हमारे पास वापस नहीं आओगे। लोग कहते हैं तोते बेवफा होते हैं, तुमने भी बेवफाई की तो ये समझ लो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। नहीं नहीं अम्मा, तोते ने प्यार से समझाया, आप बिल्कुल परेशान ना हो, ये कहावत बिल्कुल गलत है कि तोता बेवफा होता है। लोग बेकार ही हमें बदनाम करते हैं। हम अपने मालिक से, अपने खिलाने पिलाने वाले से बहुत प्यार करते हैं, मगर हाँ ये भी अपनी जगह पर सच है कि हमें अपनी आज़ादी से भी प्यार है। हर परिंदे की तरह हम भी आज़ाद रहकर उड़ना चाहते हैं। पिंजरे में बंद रहकर हमारे पंख बेकार हो जाते हैं। हमें खुली फजाओं के बजाय पिंजरे की सलाखें मिलती हैं। बस हमारा दिल रोता है और आज़ादी मांगता है। हाँ खैर ये तो है, मुल्लानी जी ने सर हिलाया। चलो हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे, मगर एक शर्त पर। वो क्या है अम्मा? तोता खुश होकर बोला, तुम दिन भर उड़ते रहना, घूमते रहना, सैर सपाटा करना, मगर रात होने से पहले हमारे पास वापस आ जाना, आराम से खाना पीना और अपने पिंजरे में सोना। सुबह हम फिर तुम्हें आज़ाद कर देंगे, मगर बेटा अपना ख्याल रखना, कोई चील, कोई कौवा, कोई बिल्ली, कोई कुत्ता या कोई आदमी तुम्हें नुकसान न पहुंचाए। मुल्लानी जी ने बड़े प्यार से तोते को पिंजरे से निकाला और उसके नरम नरम पर सहलाने लगी। तोते ने भी टर टर करके उनके हाथों को अपनी मुन्नी सी ज़बान से छुआ और अपनी नोकीली चोंच से धीरे धीरे खुजाया। मैं अपना ख्याल रखूंगा अम्मा, आप फिक्र ना करें, और अब मुझे खुदा हाफिज कहें, मैं शहजादी याकूत के लिए जादुई आम की तलाश में जाता हूँ। मौलवी साहब और मुल्लानी जी ने तोते को खुदा हाफिज कहा। तोते ने अपने पर खोले, फड़फड़ाए और खुशी के मारे टे टे करता उड़ गया। शुरू में उसको कुछ परेशानी हुई, इतने दिनों की कैद की वजह से उसके पंख सुस्त पड़ गए थे। उड़ते उड़ते जल्दी थक जाता था, मगर फिर उसकी ताकत और हिम्मत वापस आती गई।
बहुत से तोतों से उसकी दोस्ती हो गई। एक बुजुर्ग तोते ने कहा, तुम एक नेक काम के लिए निकले हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चलो मेरे साथ, चलो, तुमको शायद जादू के बाग का रास्ता याद ना रहा हो, मुझे याद है, मैं तुम्हें बताता चलूंगा। तोता बहुत खुश हुआ, एक से भले दो, वो सचमुच रास्ता भूल गया था। अब ये बुजुर्ग तोता जो साथ हुआ तो उसके दिल को बड़ी ढारस मिली। वो दोनों दिन भर चोंच की सीध में उड़ते, थक जाते तो किसी पेड़ पर बैठ जाते, कुछ खाते पीते, आपस में बातें करते और फिर उड़ने लगते। कई दिन हो गए, कई नदियां पार हो गईं, कई जंगलों से वो दोनों गुजरे। बहुत सी जगहों पर कई परेशानियां भी उठाना पड़ी। कभी बिल्ली ने सताया, कभी किसी बाज ने दौड़ाया, कभी चील ने सताया। एक बार तो वो एक मैदान में लगाए गए जाल से बाल बाल बचे। चिड़ी मारने वो जाल चिड़ियों और तोतों को पकड़ने के लिए लगा रखा था। तोता भूखा था, उसने गेहूं और मक्का के दाने बिखरे देखे तो पेड़ से उड़ा कि उन दानों को खाए, मगर बुजुर्ग तोता चिल्ला पड़ा, नहीं नहीं, नीचे ना उतरना, ये दाने शिकारी ने फैलाए हैं, तुम जाल में फंस जाओगे। तोता जल्दी से फिर शाख पर बैठ गया। बुजुर्ग तोते ने ठीक कहा था। देखते ही देखते कई चिड़ियां दाना खाने उतरी और जाल में फंस गईं। वो फड़फड़ा रही थीं, चिल्ला रही थीं और शिकारी हंस हंस कर जाल समेट रहा था। खुदा का शुक्र है मैं बच गया। तोते ने पंजे जोड़कर आसमान की तरफ चोंच उठाई। मेरे बुजुर्ग, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह वो बुजुर्ग तोता उसको सबक पढ़ाता रहा और बहुत सी मुश्किलों से बचाता रहा। एक बार उससे और भी हिमाकत हुई जा रही थी। वो प्यासा था, पानी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। एक जगह एक गड्ढे में उसने कुछ पानी देखा तो बेताब होकर गड्ढे के ऊपर उतर गया और जैसे ही चाहा चोंच डुबोकर पानी पिए। बुजुर्ग तोते ने डांटा, खबरदार, पानी ना पीना। देखते नहीं गड्ढे के चारों तरफ कितनी चींटियां और मक्खियां जमा हैं। मुझे ये पानी सही नहीं लगता, पता लगाना पड़ेगा ये गड्ढा किस तरह के पानी से भरा है। मगर मुझे बहुत प्यास लगी है बड़े अब्बा, तोते ने चोंच बिसूर कर कहा। सब्र करो सब्र, आगे साफ सुथरा ठंडे पानी का चश्मा मिलेगा, आओ देखें इस पानी का राज क्या है। और उस वक्त तोता बुजुर्ग तोते की समझदारी पर झूम झूम उठा जब उसने देखा कुछ ही दूर पड़ा एक बड़ा भयानक मोटा ताजा अजगर मरा पड़ा है। वो इतने दिन का मरा हुआ था कि उसका जिस्म गलने लगा था और गड्ढे वाला पानी उसके जिस्म से बह बह कर जाने वाला पानी था। देखा देखा, अगर मैं ना रोकता तो तुम ये पानी पी लेते और फड़फड़ाकर दम तोड़ देते। ये सांप बेहद जहरीला सांप है, इसका जहर पलक झपकते असर करता है। बड़ा लंबा सफर है बेटा, अपने होशो हवास दुरुस्त रखो। वो दोनों कुछ दूर उड़े थे कि एक चश्मा नजर आ गया, चांदी की तरह, जिसका पानी चमक रहा था। चश्मे के किनारे जंगली बेर और रस भरी के पेड़ और झाड़ियां थी। दोनों ने पेट भरकर बेर खाए, रस भरी के मजे लिए और जी भरकर ठंडा मीठा पानी पिया। जरा देर आराम किया और फिर अपने सफर पर रवाना हो गए। कई रोज के बाद बुजुर्ग तोते ने खुश होकर उसको बताया, बस अब हम अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले हैं। ये जंगल जिसमें हम उड़ रहे हैं जादुई बाग के बिल्कुल करीब है। इस ऊंचे घने पेड़ से कूहे काफ की सरहद शुरू होती है। अरे वाह, तोते ने टाएं टाएं कह कहा लगाया, हमारा सफर कामयाब होने वाला है। 2 दिन के बाद ही वो जादुई आम के सुनहरे बाग में पहुंच गए। आम के सारे पेड़ सोने की तरह धूप में जगमग कर रहे थे और उनकी शाखों पर सुनहरी चिड़ियां फुर फुर उड़ रही थीं और फुदक रही थीं। एक बुजुर्ग चिड़िया ने बुजुर्ग तोते को पहचान लिया। खुश आमदीद बड़े भाई, बड़े अरसे के बाद दिखाई दिए हो, कहो अच्छे तो हो? हाँ बहन, ठीक हूँ, मगर इस अरसे में मेरी तोती अल्लाह को प्यारी हो गई। बुढ़ापे में उसका सदमा उठाना पड़ा। तोते ने ठंडी सांस भर के कहा। अरे बड़ा अफसोस हुआ, सुनहरी चिड़िया ने कहा। फिर पूछा, और ये कौन है? क्या तुम्हारा बेटा है? बेटा ही समझो। बुजुर्ग तोते ने तोते के सर पर प्यार से पंजा फेरा। बड़ा नेक बच्चा है, एक मरीज लड़की के लिए इतना लंबा सफर करके उसके लिए जादुई आम लेने आया है। प्यारी बहन, क्या तुम हमारी मदद करोगी? सुनहरी चिड़िया ने कहा, भाई मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, क्योंकि एक बार तुमने मेरे बच्चे को चील की चोंच से बचाया था। अगर तुम शोर मचाकर और हिम्मत जुटाकर चील की आंख पर पंजा ना मारते और वो जख्मी ना हो जाती तो मेरे बच्चे का बचना मुश्किल था। मैं उस एहसान को जिंदगी भर याद रखूंगी। मगर भैया, यहाँ का चौकीदार काला देव बड़ा जालिम है। वो रोज सारे बाग में घूमकर एक एक आम गिनता है, फिर उन आमों को तोड़कर गोरी परी के पास ले जाता है। गोरी परी इस बाग की मालिक है। रोज की रोज आमों की फसल तैयार होती है और रोज तोड़ी जाती है। सारी परियां उन आमों का ही नाश्ता करती हैं।
आज वो आम गिन कर गया है, सुबह आकर तोड़ेगा और टोकरे भर कर ले जाएगा। अगर एक भी आम कम हुआ तो हमारी खैर नहीं, वो चुन चुन कर हम सबको खा जाएगा। तो फिर क्या होगा? बुजुर्ग तोता घबरा कर बोला, मैं कोई तरकीब करती हूँ, इत्मीनान रखो। मगर ये तो बताओ कि एक ही आम से तुम्हारा काम चल जाएगा? सुनहरी चिड़िया ने पूछा। हाँ, बस एक ही आम चाहिए, बुजुर्ग तोते ने कहा। तो तोते ने चुपके से कहा, चचा जान, मुझे भी एक आम चाहिए, बहुत दिनों से मैंने जादुई आम नहीं खाया है, बड़ा दिल चाहता है कि उस आम का मजा फिर चखूं। उसने ये कहकर अपनी मुन्नी सी जबान चोंच पर फेरी और राल सुड़की। सुनहरी चिड़िया ने उसकी खुसुर फुसुर सुन ली थी। छोटी सी गुलाबी चोंच फैलाकर हंसी और बोली, ठीक है मुन्ने मियाँ, मैं अपनी तरफ से एक आम तुम्हें दूंगी, इत्मीनान रखो। फिर उस चिड़िया ने दोनों मेहमान तोतों को फल खिलाए, जादुई बाग के सुनहरे हौज से खूब ठंडा मीठा पानी पिलाया और दिन भर उनको बाग में उड़ाती टहलाती रही। रात में देव आया। बाप रे, इस कदर खौफनाक, इस कदर ऊंचा, मोटा, ताजा। तोते का नन्हा सा दिल धक धक करने लगा। वो तो कहो, बुजुर्ग तोते ने अपने दाहिने पर से उसकी पीठ पर थपकी दी और चुपके से कहा, घबराओ नहीं, चुपचाप बैठे रहो, ये अभी सो जाएगा और बस सुबह ही उसकी आंख खुलेगी। देव ने पूरा बाग देखा, हर पेड़ के आम गिने और बीच बाग में बने हुए चबूतरे पर लेट गया और सो गया। उसके खर्राटों की धमक से सारा बाग गूंज रहा था। तोते को सारी रात जागते गुजरी। उसको उन खर्राटों की वजह से नींद नहीं आ रही थी। सुबह होने में कुछ देर बाकी थी कि सुनहरी चिड़िया उन दोनों के पास आकर चुपके से बोली, मैं ये तरकीब करूंगी तोते भैया कि कुछ देर बाद गाना शुरू कर दूंगी। मैंने और भी चिड़ियों को साथ मिला लिया है, हम सब मिलकर एक प्यारा सा गाना गाएंगी। हमारा गाना कालू देव को बहुत पसंद है। वो गाना सुनने में इस कदर खो जाता है कि आम की गिनती भूल जाता है और बस यही पर हम फायदा उठा लेंगे। मैं 2 आम गिनती के पहले ही गायब कर दूंगी और तुम्हें दे दूंगी, मगर ये याद रहे कि आम लेकर तुम दोनों फौरन बाग से निकल जाना। तुमने जरा भी देर लगाई तो कालू देव को पता चल जाएगा। उन आमों की खुशबू इतनी तेज होती है कि किसी भी कोने में छुपाया जाए फैलती रहती है। अगर उसे मालूम हो गया तो बस समझ लो कयामत आ जाएगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया बीबी, बुजुर्ग तोता बोला। याकूत शहजादी के माँ बाप की दुआएं तुम्हें जरूर लगेंगी और तुम्हारी आल औलाद खूब फूले फलेगी। बस तुम गाना शुरू कर दो। चिड़िया ने एक बेहद मीठा गीत शुरू किया। जैसे ही उसकी प्यारी सी आवाज बाग में गूंजी, सारी चिड़ियां उसके इर्द गिर्द जमा हो गईं और सबने मिलकर गाना शुरू कर दिया। एक अजीब समा बन गया। सुनहरा सुनहरा सूरज पेड़ों के पीछे से ऊंचा उठ रहा था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, नरम नरम रोशनी फैल रही थी। सुनहरे पेड़ सोने की तरह जगमगा रहे थे और जैसे जर्रा जर्रा झूम रहा था। कालू देव हड़बड़ाकर उठ बैठा। गाना सुनकर वो इतना खुश और ऐसा मगन हुआ कि आमों की गिनती करना भूल गया। सुनहरी चिड़िया ने अपनी 2 साथियों को इशारा किया। वो चुपके से उड़कर गईं और जल्दी से 2 आम तोड़ लिए। दोनों तोतों ने एक एक आम अपनी चोंच से पकड़े और बिजली की तरह उड़ते हुए बाग से बाहर निकल आए। बहुत दूर तक जना जन उड़ते ही गए। जब ये लगा बहुत दूर निकल आए हैं, तब एक ऊंचे पेड़ पर बैठकर दम लेने लगे। बुजुर्ग तोता बेचारा बहुत थक गया था, फिर भी बहुत खुश था। आम इतने खूबसूरत थे कि बस देखते ही बनता था। थोड़ा सुस्ता लिए तो आगे बढ़े। उन दोनों को इसलिए भी जल्दी थी कि ऐसा ना हो याकूत शहजादी की हालत और खराब हो जाए। उड़ते ही गए। जब बहुत थक जाते तो जरा सी देर को रुक जाते या फिर रात में किसी पेड़ पर बैठकर थोड़ा सो लेते। ये भी डर था ना कि कोई उन आमों को गायब ना कर दे, इसलिए बड़ी तकलीफ उठाते, मगर एक पल के लिए भी आमों को अकेला ना छोड़ते। वो जहाँ भी रहते उन आमों की खुशबू से हवाएं महक जाती और रात में उनकी जगमगाहट दूर दूर तक दिखाई देती। एक रात वो जिस पेड़ पर बैठे थे उसके नीचे एक आदमी आकर लेट गया। वो कहीं जा रहा था, रात हो गई इसलिए सफर ना कर सका। अपने झोले से निकालकर उसने खाना खाया, बोतल से पानी पिया, फिर चादर बिछाकर लेट गया। दोनों तोते चुपचाप बैठे थे, मगर क्या करते। उस खुशबू को जो आमों से निकलकर चारों तरफ फैल रही थी। नीचे लेटे आदमी ने अपने आप से कहा, बड़ी अच्छी महक फैली है, जाने किस चीज की है, कोई फल है या कोई फूल है, पता नहीं लग रहा है, मगर हाँ कुछ कुछ आम की ऐसी महक है। बड़ी मुसीबत हो गई मुन्ना, बुजुर्ग तोते ने अपनी चोंच तोते बेटे के पास लाकर सरगोशी की। अल्लाह ही बचाएगा, हमें बस उसका ही भरोसा है। तोते मियाँ ने ठंडी सांस भरी और आहिस्ता आहिस्ता आमों को घने पत्तों के नीचे छुपाने की कोशिश करने लगा।
इस कोशिश में एक आम खिसक कर नीचे जा गिरा और मजा ये हुआ सीधा उस आदमी की नाक पर जाके गिरा। एक ऊंची चीख मारकर वो आदमी उठ खड़ा हुआ। वो डर गया था। उसको लग रहा था कोई चोर उसका सामान ले जाने के चक्कर में है और उसने उसकी नाक पर घूंसा मारा है कि वो दर्द के मारे बिलबिलाकर उठे और उसके सर के नीचे दबा हुआ थैला आदमी के हाथ आ जाए। उस थैले में अच्छी खासी रकम थी और कपड़े थे। कौन है? किसने मुझे घूंसा मारा है? वो आदमी डरी डरी आवाज में बोला। मैं भूत हूँ। मुन्ना तोता बड़ी मोटी आवाज बनाकर बोला। तुम्हें खा जाऊंगा। क्या कहा? वो आदमी थर थर कांपने लगा। उसकी नजर उस आम पर गई जो उसके पास जमीन पर पड़ा सोने की तरह चमक रहा था। तुम भूत हो? और ये चमकती चीज? वो थैला उठाकर धीरे धीरे पीछे हटने लगा। ये मेरी जादू की गोली है। इधर तुमने उसको छुआ, उधर भस्म हो जाओगे। ठहरो, जाते कहाँ हो? मेरे पेड़ के नीचे तुमने ठिकाना जमाया, मैं तुम्हें इसकी सजा जरूर दूंगा। इस बार तुम्हारे कानों की बारी है। मुन्ना तोता उसी खौफनाक आवाज में बोला और अपने पर फटफटाए। परों की ये फटफटाहट अंधेरे जंगल में बड़ी डरावनी मालूम हो रही थी। बस अब जो भागा वो मुसाफिर तो कुछ न पूछो, पीछे मुड़कर भी ना देखा, एक पल को न रुका, खुदा जाने किधर भाग निकला। बुजुर्ग तोते ने हंसकर तोते मुन्ना को शाबाशी दी और नीचे उतरकर वो चमकता हुआ आम चोंच में दबाकर पेड़ की शाख पर ले आया। फिर दोनों जरा भी ना सोए, सुबह होने का इंतजार करते रहे और जैसे ही उजाला हुआ वहां से उड़ निकले। दोपहर तक उड़ते रहे। आखिर जब थकन और भूख से निढाल हो गए तब एक नदी के किनारे की झाड़ियों में उतर पड़े। पानी पिया और आम झाड़ियों में छुपाकर खाने के लिए कुछ तलाश करने लगे। इधर वो कुछ दूर गए, उधर एक लोमड़ी घूमती घामती उधर आ निकली। उसने झाड़ियों में ये दो चमकदार आम जो देखे, सोचा जाने किस जानवर के अंडे हैं, लाओ इन्हें नाग राजा के बिल के मुंह पर रखाऊं और आवाज दूं, आओ मेरे राजा खाओ मजेदार खाजा, अब मेरे भट में ना आना, मेरे नन्हे बच्चों को ना खाना। नाग राजा खुश हो जाएंगे और फिर वो मेरे दोस्त बन जाएंगे। बस लोमड़ी ने दोनों आम मुंह में दबाए और दौड़ती हुई चली। जहां वो भाग रही थी दोनों तोते उसी तरफ जाकर एक जंगली दरख्त के मजेदार रस भरे फल खा रहे थे। उन्होंने जो एक मोटी लोमड़ी को आते देखा तो डर कर उड़े और एक ऊंची शाख पर जा बैठे। मगर ये देखकर दोनों ही घबरा गए कि उनके जादुई आम उस लोमड़ी के मुंह में दबे हैं। वो टेंटक करते लोमड़ी के आसपास चक्कर लगाने लगे। बुजुर्ग तोते ने कहा, डरो नहीं, हिम्मत ना हारो, इस मक्कार चोर लोमड़ी को अपनी तेज चोंच से घायल करो, मगर होशियारी के साथ, ये तुम्हें पकड़ ना सके। नहीं चचा, मैं होशियार रहूंगा, ये मुझे पकड़ भी नहीं पाएगी क्योंकि इसके मुंह में तो आम दबे हैं। और अब मुन्ना तोते ने झपट झपट कर उस लोमड़ी पर हमले शुरू कर दिए। जितना तेज लोमड़ी दौड़ती उतना तेज वो उड़ता, चोंच झुकाता और लोमड़ी के नरम खाल वाले बदन में तीर की तरह अपनी चोंच चुभा देता। यही काम बुजुर्ग तोता भी करता। दोनों मिलकर लोमड़ी को छलनी किए दे रहे थे। उसके जिस्म से खून बहने लगा था और उसे बेहद तकलीफ हो रही थी। आखिर वो बर्दाश्त ना कर सकी और चीखती चिल्लाती जमीन पर लौटने लगी। इधर वो चिल्लाई, उधर उसके मुंह से दोनों आम जमीन पर गिरे और लुढ़कते इधर उधर रुक गए। तोतों ने जरा भी देर ना लगाई। दोनों आमों को दोनों ने अपनी अपनी चोंचों में दबाया और ऊंचे होकर उड़ने लगे। अब वो एक मिनट के लिए भी कहीं रुकना नहीं चाह रहे थे, मगर क्या करते कि रात होने वाली थी। आखिर एक जगह उनको ठहरना ही पड़ा। ये कोई छोटा सा गांव था, जगह जगह चिराग जल रहे थे। वो दोनों बड़ी खामोशी के साथ एक झोपड़ी की छत में जा दुबके। दोनों आम फूस के अंदर दबा दिए थे कि उनकी चमक दिखाई ना दे, वरना जो भी देखता वो आम उठा ले जाने की फिक्र में दुबला होने लगता। खुदा खुदा करके सुबह हुई और ये देखकर दोनों तोते खुशी के मारे टें करने लगे कि ये गांव राजधानी का करीबी गांव था। मौलवी साहब के घर की मस्जिद के ऊंचे मीनार दिखाई दे रहे थे। मुन्ना तोता जोर जोर से पंजे बजाने लगा। आहा, हम लोग अपनी याकूत शहजादी के पास पहुंच गए। दोनों खुशी के मारे बोलते गाते मौलवी साहब के घर की तरफ उड़ने लगे। जो भी उन्हें चोंच में आम दबाए देखता हैरान होकर दूसरे को दिखाने लगता, अरे वो देखो, मौलवी साहब का तोता जादुई आम ले आया। बादशाह सलामत को भी खबर मिल गई। मारे खुशी के वो अपनी हीरे मोती जड़ी जूतियां छोड़कर महल के बाहर निकल आए। पूरा शहर जमा हो गया, सभी खुशियां मनाने लगे। शहजादी की हालत बहुत खराब थी, बस ये समझो सांस चल रही थी। पूरा बदन बेजान हो चुका था। लालों लाल शहजादी एकदम सफेद कागज हो गई थी। बादशाह सलामत मुन्ना तोते से नाउम्मीद हो चुके थे। अक्सर कहा करते, अरे जब आदमी का एतबार नहीं तो परिंदे का क्या भरोसा।
اب میری بیٹی زندہ نہیں رہے گی۔ یہ کہہ کر بادشاہ سلامت رونے لگتے۔ وہ روتے تو ملکہ بھی روتی، ملکہ روتی تو ساری رعایا رو پڑتی، پورا شہر سوگ میں ڈوب جاتا۔ مگر اس وقت طوطے کی آمد کی خبر سن کر بادشاہ سلامت خوشی سے پھولے نہ سمائے، اور جیسے ہی انہوں نے مولوی صاحب کو دونوں طوطوں کو کندھے پر بٹھائے، ہاتھ میں جادوئی آم لاتے دیکھا، ننگے پاؤں دوڑے اور مولوی صاحب کو میں دونوں طوطوں کے گلے سے لگا لیا۔ اب وہ خوشی کے آنسو بہا رہے تھے۔ مولوی صاحب آپ کا اور آپ کے پیارے طوطوں کا کس طرح شکریہ ادا کروں؟ شکریہ میرا نہیں بادشاہ سلامت، اللہ کا ادا فرمائیے، اس کی قدرت نے یہ کرشمہ کر دکھایا ہے، ورنہ مٹھی بھر پروں کا پرندہ اتنی بڑی ہمت کیسے کر پاتا؟ بس اب آپ دیر نہ کیجیے، ایک ایک لمحہ بھاری ہے، فوراً محل میں تشریف لے چلیے اور شہزادی کو آم کھلائیے بھی اور سنگھائیے بھی۔ منا طوطا بولا، سنگھائیے گا تو شہزادی کو فوراً ہوش آ جائے گا، اور جیسے ہی ہوش آئے انہیں آم کی ایک کاش کھلا دی جائے، تھوڑی طاقت آ جائے تو دوسری کاش، اور بس ادھر آم ان کے پیٹ میں گیا، ادھر وہ اپنے بستر سے اٹھ کر کھڑی ہوئیں۔ سب بھاگم بھاگ اندر آئے۔ شاہی حکیم شہزادی کی نبض تھامے بیٹھے تھے اور بڑی مایوسی کے ساتھ اس کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ مولوی صاحب نے جلدی سے بڑھ کر جادوئی آم کو شہزادی کی ناک سے لگا دیا۔ سارے لوگ دم سادے کھڑے تھے۔ شہزادی کی ناک میں آم کی خوشبو جو گئی، اس نے ایک جھرجھری لی اور زور کی سانس کھینچی۔ ایک سانس، پھر دوسری سانس، پھر تیسری اور چوتھی سانس کے ساتھ اس نے آنکھیں کھول دی۔ جیسے ہی شہزادی نے آنکھیں کھولی، مولوی صاحب نے چھری سے آم کی ایک پھانک کاٹی اور شہزادی کے ہونٹوں سے لگا دی۔ شہزادی نے اپنے مرجھائے ہونٹ کھولے اور آم کی پھانک منہ کے اندر لے لی۔ 2 پھانکیں کھائی ہوں گی کہ رنگ بدلنے لگا، سفید چہرہ سرخ ہو گیا جیسے گلاب کا تازہ کھلا ہوا پھول یا خوبصورت تراش والا جگمگاتا یاقوت۔ مرجھائے ہوئے ہونٹ گلاب کی پنکھڑی بن گئے، آنکھوں میں چمک آ گئی اور اس نے اپنی نازک آواز میں پکارا، ابا حضور، امی حضور۔ ہر طرف مبارک سلامت کا شور مچ گیا، نظریں اتاری جانے لگیں، محل کے فاٹک پر خاموش پڑی نوبت بجنے لگی۔ شہزادی کو جب معلوم ہوا کہ اس کی جان مولوی صاحب کے طوطے نے بچائی ہے تو وہ طوطے کو پیار کر کے کہنے لگی، میرے پیارے، میرے اچھے طوطے، میرے پاس رہ جاؤ، میں تمہیں سونے کے پنجرے میں رکھوں گی، اچھے سے اچھا کھانا کھلاؤں گی، گلاب ملا دودھ پلاؤں گی۔ نہیں شہزادی صاحبہ، منا طوطے نے ٹائیں سے کہا، آزادی کی شرط پر ہی میں اپنی جان جوخم میں ڈال کر آپ کے لیے جادوئی آم لایا ہوں۔ قید میں نہیں رہوں گا، مگر ہاں یہ وعدہ کرتا ہوں جب بھی میں مولوی ابا کے پاس آؤں گا آپ سے ملنے ضرور آیا کروں گا۔ اب میری ایک ذمہ داری یہ بھی ہو گئی ہے شہزادی صاحبہ کہ میں اپنے بزرگ چچا جان کی دیکھ بھال اور خدمت کروں۔ اگر انہوں نے میرا ساتھ نہ دیا ہوتا، قدم قدم پر میری ہمت نہ بڑھائی ہوتی، تو میں اکیلا شاید جادوئی آم نہ لا پاتا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، کچھ دیر میں اپنی ملانی جی کے ساتھ رہوں گا، ان کے ہاتھ کی پکی روٹی اور ہری مرچ کھاؤں گا، پھر چچا جان کے ساتھ کھلی ہواؤں میں نکل جاؤں گا۔ مجبوراً شہزادی یاقوت نے اس کو اور بزرگ طوطے کو خدا حافظ کہا اور کھڑکی سے ان کو جاتے دیکھتی رہی۔ ملانی جی بھی بہت خوش تھیں۔ انہوں نے دونوں طوطوں کو گھی لگی روٹی اور ہری مرچ کھلائی، ٹھنڈا پانی پلایا، پھر انہیں الوداع کہا۔ منا طوطے نے ان کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر کہا، آپ ذرا بھی پریشان نہ ہوں اماں، میں روز شام کو آ جاؤں گا اور آپ کے ساتھ رہوں گا۔ صبح کو جب آپ کے ہاتھ کی روٹی کھا لوں گا تب ہی جایا کروں گا۔ بزرگ طوطے نے کہا، میں بھی آؤں گا بڑی بھی، مجھے آپ لوگوں سے بڑی محبت معلوم ہو رہی ہے۔ وہ دونوں طوطے روز مولوی صاحب کے یہاں آتے تھے، رات کو رہتے تھے، صبح کھا پی کر چلے جاتے تھے، آزاد فضاؤں میں اڑتے گھومتے گاتے بجاتے۔ مگر ہاں، منا طوطا ایک بار شہزادی یاقوت سے ملنے ضرور جاتا تھا۔ شہزادی یاقوت کی جب شادی ہوئی تو ان دونوں طوطوں نے خوب خوشیاں منائیں۔ انہوں نے شہزادی کے دولہا کو سلام کرائی میں ایک قیمتی خوبصورت یاقوت دیا جو وہ جادو کے باغ سے لے کر آئے تھے، اور سنہری چڑیا نے انہیں تحفے میں دیا تھا۔ اپنے بادشاہ ابا کے بعد شہزادی یاقوت ہی اس کے تخت و تاج کی وارث ہوئی، اور ملکہ یاقوت بن کر اس نے برسوں حکومت کی، اور وہ اپنی رعایا کے لیے ایک بے حد اچھی اور نیک ملکہ ثابت ہوئی۔ پیارے دوستو، کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ایسے ہی مزید دلچسپ قصے کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔